आदाब नाजरीन, पेशकश यूट्यूब चैनल पर आप सबका इस्तकबाल है। आज मैं आप लोगों के सामने मंटू का एक खाका लेकर हाजिर हुआ हूं, जो कि मंटू ने अपने मुताल्लिक लिखा है, यानी मंटू का खाका खुद मंटू की ज़बान। उन्वान है सआदत हसन मंटू। मंटू के मुताल्लिक अब तक बहुत कुछ लिखा और कहा जा चुका है, उसके हक में कम और खिलाफ ज्यादा। ये तहरीरें अगर पेश नजर रखी जाएं तो कोई साहिबे अक्ल मंटू के मुताल्लिक कोई सही राय कायम नहीं कर सकता। मैं ये मजमून लिखने बैठा हूँ और समझता हूँ कि मंटू के मुताल्लिक अपने ख्यालात का इजहार करना बड़ा कठिन काम है, लेकिन एक लिहाज से आसान भी है, इसलिए कि मंटू से मुझे कुर्बत का शर्फ हासिल रहा है और सच पूछिए तो मंटू का मैं हमजाद हूँ। अब तक इस शख्स के बारे में जो कुछ लिखा गया है मुझे इस पर कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि जो कुछ इन मज़ामीन में पेश किया गया है हकीकत से बालातर है। बाज लोग उसे शैतान कहते हैं, बाज गंजा फरिश्ता। जरा ठहरिए, मैं देख लूं कहीं वो कमबख्त सुन तो नहीं रहा। नहीं, ठीक है, मुझे याद आ गया कि ये वक्त है जब वो पिया करता है। उसको शाम के 6 बजे कड़वा शरबत पीने की आदत है। हम इकट्ठे ही पैदा हुए और ख्याल है कि इकट्ठे ही मरेंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि सआदत हसन मर जाए और मंटू ना मरे, और हमेशा मुझे ये अंदेशा बहुत दुख देता है। इसीलिए मैंने उसके साथ अपनी दोस्ती निभाने में कोई कसर उठा नहीं रखी। अगर वो जिंदा रहा और मैं मर गया तो ऐसा होगा कि अंडे का खोल तो सलामत है और उसके अंदर की जर्दी और सफेदी गायब हो गई। अब मैं ज्यादा तमहीद में जाना नहीं चाहता, आपसे साफ कह देता हूं कि मंटू ऐसा वंटू आदमी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, जिसे अगर जमा किया जाए तो वो 3 बन जाए। मुसल्लस के बारे में उसकी मालूमात काफी हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि अभी उसकी नहीं हुई। ये इशारे ऐसे हैं सिर्फ बाफहम सामईन ही समझ सकते हैं। यूं तो मंटू को मैं उसकी पैदाइशी से जानता हूं। हम दोनों इकट्ठे एक ही वक्त 11 मई 1912 को पैदा हुए, लेकिन उसने हमेशा ये कोशिश की कि खुद को कछुआ बनाए रखे। जो एक दफा अपना सर और गर्दन अंदर छुपा ले तो आप लाख ढूंढते रहें, उसका सुराग न मिले। लेकिन मैं भी आखिर उसका हमजाद हूं, मैंने उसकी हर जुम्बिश का मुताला कर ही लिया। लीजिए, अब मैं आपको बताता हूं कि ये खरजात अफसाना निगार कैसे बना। तनकीद निगार बड़े लंबे चौड़े मजामीन लिखते हैं, अपनी हमादानी का सबूत देते हैं, शोपेनहावर, फ्राइड, हेगल, नीत्शे, मार्क्स के हवाले कर देते हैं, मगर हकीकत से कोसों दूर रहते हैं। मंटू की अफसाना निगारी मुतजाद अनासिर के तसादुम का नतीजा है। उसके वालिद, खुदा उन्हें बख्शे, बड़े सख्तगीर थे और उसकी वालिदा बेहद नरम दिल। इन 2 पार्टों के अंदर पिस कर ये दाने गंदुम किस शक्ल में बाहर निकला होगा, इसका अंदाजा आप कर सकते हैं। अब मैं उसकी स्कूल की जिंदगी की तरफ आता हूँ। बहुत ज़हीन लड़का था और बेहद शरीफ। उस जमाने में उसका कद ज्यादा से ज्यादा 3.5 फीट होगा। वो अपने बाप का आखिरी बच्चा था। उसको अपने माँ बाप की मोहब्बत तो मैसर थी, लेकिन उसके 3 बड़े भाई जो उम्र में उससे बहुत बड़े थे और विलायत में तालीम पा रहे थे, उनसे उसको कभी मुलाकात का मौका ही नहीं मिला था, इसलिए कि वो सौतेले थे। वो चाहता था कि वो उससे मिले, उससे बड़े भाइयों ऐसा सलूक करें, लेकिन ये सलूक उसे उस वक्त नसीब हुआ जब दुनियाए अदब उसे बहुत बड़ा अफसाना निगार तस्लीम कर चुकी थी। अच्छा, अब उसकी अफसाना निगारी के मुताल्लिक सुनिए। वो अव्वल दर्जे का फ्रॉड है। पहला अफसाना उसने बउनवान तमाशा लिखा, जो जलियांवाला बाग के खूनी हादसे से मुताल्लिक था। ये उसने अपने नाम से न छपवाया, यही वजह है कि वो पुलिस की दस्तबुर्द से बच गया। उसके बाद उसके मुतलव्विन मिजाज में एक लहर पैदा हुई कि वो मजीद तालीम हासिल करे। यहाँ ये जिक्र दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि उसने एंट्रेंस का इम्तिहान 2 बार फेल होकर पास किया था, वो भी 3rd डिवीजन में, और आपको ये सुनकर भी हैरत होगी कि वो उर्दू के पर्चे में नाकाम रहा। अब लोग कहते हैं कि वो उर्दू का बहुत बड़ा अदीब है, और मैं ये सुनकर हंसता हूं, इसलिए कि उर्दू अब भी उसे नहीं आती। वो लफ्जों के पीछे यूं भागता है जैसे कोई जाली वाला शिकारी तितलियों के पीछे। वो उसके हाथ नहीं आती। यही वजह है कि उसकी तहरीर में खूबसूरत अल्फाज की कमी है।
وہ لٹھ مار ہے، لیکن جتنے لٹھ اس کی گردن پر پڑے ہیں اس نے بڑی خوشی سے برداشت کی ہے۔ اس کی لٹھ بازی عام محاورے کے مطابق جاٹوں کی لٹھ بازی نہیں ہے، وہ ایک ایسا انسان ہے جو صاف اور سیدھی سڑک پر نہیں چلتا بلکہ تنے ہوئے رستے پر چلتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب گرا، لیکن وہ کمبخت آج تک کبھی نہیں گرا۔ شاید گر جائے اوندھے منہ کہ پھر نہ اٹھے، لیکن میں جانتا ہوں کہ مرتے وقت وہ لوگوں سے کہے گا کہ میں اسی لیے گرا تھا کہ گراوٹ کی مایوسی ختم ہو جائے۔ میں اس سے پیشتر کہہ چکا ہوں کہ منٹو اول درجے کا فراڈ ہے۔ اس کا مزید ثبوت یہ ہے کہ وہ اکثر کہا کرتا ہے کہ وہ افسانہ نہیں سوچتا، خود افسانہ اسے سوچتا ہے۔ یہ بھی ایک فراڈ ہے۔ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ جب اسے افسانہ لکھنا ہوتا ہے تو اس کی وہی حالت ہوتی ہے جب کسی مرغی کو انڈا دینا ہوتا ہے، لیکن وہ انڈا کہیں چھپ کر نہیں دیتا، سب کے سامنے دیتا ہے۔ اس کے دوست یار بیٹھے ہوتے ہیں، اس کی 3 بچیاں شور مچا رہی ہوتی ہیں اور وہ اپنی مخصوص کرسی پر اکڑو بیٹھا انڈے دیا جاتا ہے جو بعد میں چوچو کرتے افسانے بن جاتے ہیں۔ اس کی بیوی اس سے بہت نالا ہے، وہ اس سے اکثر کہا کرتی ہے کہ تم افسانہ نگاری چھوڑ دو، کوئی دکان کھول دو۔ لیکن منٹو کے دماغ میں جو دکان کھلی ہے اس میں منہاری کے سامان سے کہیں زیادہ سامان موجود ہے۔ اس لیے وہ اکثر سوچا کرتا ہے کہ اگر میں نے کبھی کوئی اسٹور کھول لیا تو ایسا نہ ہو کہ وہ کولڈ اسٹوریج یعنی سردخانہ بن جائے جہاں اس کے تمام خیالات و افکار منجمد ہو جائیں۔ میں یہ مضمون لکھ رہا ہوں اور مجھے ڈر ہے کہ منٹو مجھ سے خفا ہو جائے گا۔ اس کی ہر چیز برداشت کی جا سکتی ہے لیکن خفگی نہیں کی جا سکتی۔ خفگی کے عالم میں وہ بالکل شیطان بن جاتا ہے، لیکن صرف چند منٹوں کے لیے، اور یہ چند منٹ اللہ کی پناہ۔